Good evening, everyone. Good evening, everyone. Just put on the poll. क्या आपको पूरा बोर्ड क्लियर दिख रहा है और क्या आवाज पूरी तरह ऑडिबल है कि नहीं? Just 13 people have replied till yet. Just waiting. I think most of you are replying yes. सबको क्लियर बोर्ड भी दिख रहा है और मेरी आवाज भी बहुत क्लियर आ रही है. Just people are joining. Okay. Great. So almost everyone has said कि उनको आवाज पूरी तरह आ रही है और बोर्ड भी काफी क्लियर है. तो हम लोग काम करेंगे आज हमारा मेन मकसद यही होगा कि हम लोग आज पहले तो जो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उन पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं और बहुत क्विज टाइप करेंगे. जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे एज अ क्विज और उसको क्लियर करेंगे क्वेश्चन को. ठीक है, तो देखते हैं. I'm sharing the complete screen. Here is the question number 1. ठीक है, I'm launching the poll. Hardly question को लेके मैं 1 मिनट टाइम दूंगा इसको. 1 minute for max. Reply. Electric potential is किस तरह की क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? रिप्लाई क्विकली. आई वांट कि सब लोग इन्वॉल्व हो आज की क्लास में. हमारा पूरा रिकॉल भी हो जाएगा. ग्रेट. 16 लोगों ने रिप्लाई कर दिया अभी तक. 17 out of 24. Still 5 people have not replied. Do it quickly. Still 4 people remaining. Jaldi. Scalar, vector, neither scalar nor vector, sometimes scalar, sometimes vector. So I think I will be closing the poll. Last 1 or 2 seconds. Okay, चलो. तो 1 मिनट पूरे हो चुके हैं. मैं पोल को एंड करके आपको रिजल्ट शेयर कर रहा हूं. सो रिजल्ट ये है कि 60% लोगों ने कहा है कि ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट 35% ने यह भी कहा है कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है. याद करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या था? वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज. वर्क डन जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज 9th में पढ़ा होगा, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी और चार्ज भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी. तो स्केलर बाय स्केलर क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी. तो आप पूरी क्लास जो मेजॉरिटी था आपकी क्लास का बिल्कुल सही कह रहा था. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. सबको क्लियर है क्या? से यस अगर सबको समझ में आ गया. हुए जिसको भी डाउट था इसमें. ओके ग्रेट. जिसको भी डाउट था क्लियर होना चाहिए. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज always a scalar quantity. चलो let's move ahead. नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. अगेन 1 मिनट. देखते हैं कितनी जल्दी क्वेश्चन बनता है. I'm launching the poll. हमने पढ़ रखा है इसको, ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए. What is the amount of current flowing through an electric press? Electric press का मतलब आयरन को कह रहे हैं mainly. If the amount of charge passing through the conductor in 10 minutes is 300 coulomb. 6 reply. Still waiting for more. 8. Very good. 16 people have replied. बट जिन्होंने सॉल्व नहीं किया उनके गलत होने के चांसेस भी बहुत हैं. लास्ट 10 seconds. चलो. So 21 have replied till yet. I'm ending the poll. बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा, बट वेदर इज करेक्ट ये चेक करना है.
सो सिंपल रिस्पॉन्स को मैं शेयर कर रहा हूं आपको. 43% people have said that option is A is correct. 24% said B and 33% said C. देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर तो देखते कहीं हमने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया, क्योंकि किसी ने तो गलती किया है, डी किसी ने नहीं कहा है. तो आपके लिए डी कोई ऑप्शन नहीं, आपके लिए या तो ए है तो बी है सी है. तो देखते हैं हम लोग इतने लोगों ने गलत किया है, कितने लोगों ने गलत किया है. तो मैं सिंपल स्क्रीन को रिपीट कर रहा हूं. 300 कूलम इन 10 मिनट्स. 300 कूलम. क्यू कितना है? 300 कूलम. और टाइम कितना है? 10 मिनट. कितने लोगों ने मिनट को सेकंड में नहीं बदला? कितने लोगों ने मिनट को सेकंड में नहीं बदला? मिनट को सेकंड में बदलेंगे कितना हो जाएगा? 60 इंटू 10 सेकेंड्स, 600 सेकेंड्स. पहली गलती तो कर दिया आपने. चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो चार्ज कूलम में, तो टाइम क्या होता है? सेकंड में. तो अब करंट कितना होगा? Q अपॉन टी. Q कितना है? 300. टाइम कितना है? 600. कितना हो गया? 1/2, 0.5 एम्पियर. 33% people have said correct answer. 33% लोगों ने आंसर सही कहा था एंड 67% लोगों ने आंसर इसका गलत दिया. जस्ट बिकॉज कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ या थोड़ा सा मिस कर गया हम लोग. क्या सबको समझ में आ गया? क्या सबको क्वेश्चन 2 समझ में आया? यस सर. सो मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं. ग्रेट. चलो आगे बढ़ते हैं. कोई बात नहीं, गलत हुआ तो उससे कोई दिक्कत थोड़े है, अगले बार नहीं होना चाहिए बस. थर्ड क्वेश्चन. चलो मैं पोल को भी स्टॉप शेयरिंग करता हूं. अगेन मैं फिर से 1 मिनट का ही टाइम दूंगा इसमें भी. आई एम जस्ट I've launched the poll. 1 minute time. कूलम एक एम्पियर है. एक सेकेंड. क्वेश्चन में पढ़ ले रहा हूं. A current of 1 ampere is drawn by a filament of the electric bulb. Number of electrons passing through a cross section of the filament in 16 seconds would be roughly. ठीक है, जल्दी. अभी तक एक भी रिप्लाई नहीं आया. या गॉट स्टार्टेड गेटिंग. कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम भी लगे पर सही सॉल्व होना चाहिए. इतना करंट पास हो रहा है, समथिंग टाइप इतने सेकंड्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे? गुड क्वेश्चन. इसमें टाइम देता हूं आपको मैं. इसमें आपको 1 मिनट टाइम और देता हूं मैं. जस्ट रिलैक्स एंड सॉल्व. कोई जल्दी नहीं है. खत्म. 1 सेकेंड, किसी का आवाज अनम्यूट है. स्टिल अभी तक 8 लोगों ने रिप्लाई किया. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर मोर. क्वेश्चन बहुत क्लियर कट दिख रहा होगा. अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन by a filament of an electric bulb. Number of electrons passing through the cross section of the filament in 16 seconds would be roughly. अभी तक 13 रिप्लाई आए हैं. जस्ट थोड़ा टाइम और लें, अगर कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है तो. इसके लिए मैं 3 मिनट तक भी टाइम दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है. Good. 14 people have replied. More than 58% people have replied. Last 30 seconds. 16 people have. Good. Very good. Very good.
Yuvika, not sure. Medhavi is giving the answer. Again, yes sir. Just waiting. चलो. So अब polls को close करते हैं. जितने लोगों के reply हमेशा आते थे उतने आ चुके हैं. So I have got 20 out of 21 out of 24 replies. 87% people have already voted. 22 have replied. Great. I'm ending the poll. चलो. मैं poll को end कर रहा हूँ and showing you the results. आपके क्लास में जो strength है वो 50% लोग ये मानते हैं कि आंसर इसका बी होगा. 18% say it's A and 27% say C and only 1% have said कि D होगा. तो देखते हैं अपन क्या होगा. तो सबसे पहले अपने को पता क्या क्या था. मैं आपको सिंपल थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूं. आपको करंट पता है कितना 1 एम्पियर और आपको टाइम पता है 16 सेकेंड. यही नॉलेज है आपके पास. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसको. देखते हैं. तो अपने को करंट और टाइम पता है तो क्या क्यू नहीं निकाल लेंगे क्या. क्यू क्या होगा आई इंटू टी होगा क्या. सिंपल. क्यू क्या होगा आई इंटू टी. क्यू होगा आई इंटू टी. तो आई कितना है 16 इंटू 1 कितना कह सकते हैं 16 कूलम. सबको समझ में आ रहा है 16 कूलम होगा. अब क्यू नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर. तो क्यू इक्वल्स टू क्या होता है एनी. बिल्कुल सही नवनीत, बिल्कुल सही. क्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं n इंटू ई. क्लियर है. अब n कितना होता है 1.6 इंटू सॉरी e कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू n इक्वल्स टू 16. अगर इससे कैंसिल करते हो तो कितना हो जाएगा 10. n अगर ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 19 एंड करेक्ट आंसर विल बी 10 टू द पावर 20. देखते हैं कितने लोगों ने सही बताया. क्वेश्चन की तरफ जाता हूं. 10 to the power 20. Option A was correct. Option A was correct. और polls में only 18% have said कि सही आंसर है. Only 18%. क्या सबको समझ में आया क्या. क्या सबको समझ में आया. ये सबको समझ में आया कि कैसे आया ये. 10 to the power 20 is the correct answer. Calculation mistake. So हमें इस calculation mistake से बचना होगा. जो एक सबसे बड़ा calculation mistake सब देखो 18 और 20 है. ये सबसे बड़ा confusion है. 10 to the power 19 में एक कम होगा या ज्यादा होगा. इसमें काफी गलतियां हुई होंगी. ठीक है, बट स्टिल इसको हमें दूर करना है. खैर सबको आ गया समझ में. अगर सबको आ गया तो हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, विश्वास बढ़िया. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़े सिंपल क्वेश्चन देते हैं. चलो ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है. मुझे तो इसमें 30 सेकंड में रिप्लाई चाहिए. आप जल्दी करो रिप्लाई इसका. जल्दी कर दो. और हाँ, सिर्फ 4 लोगों ने सही आंसर दिया था पिछले क्वेश्चन का. आई एम होपिंग फॉर लार्ज नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स. लास्ट 20 सेकेंड्स. 1 millivolt is equal to put in chat also. अच्छा बढ़िया. 14 लोगों ने रिप्लाई किया है. लास्ट 10 सेकेंड जल्दी. गोइंग गुड. आई थिंक. चलो मैं पोल को एंड कर रहा हूं अब. सो रिजल्ट शेयर कर रहा हूं मैं पोल्स के. पोल का जो रिजल्ट है कि देखो क्लास का मेजॉरिटी बच्चे ने कहा है कि 80% ऑफ सेट के आंसर जो होगा इसका. ठीक है, अच्छा श्रेष्ठ मैं बता देता हूं. ठीक है, मोस्टली हैव सेट के आंसर इसका सी होगा. क्लियर है. और बिल्कुल सही है. मिली का मतलब ही होता है 10 टू द पावर -3. क्लियर है. जिन्होंने भी गलत किया है डी किया है. एक्चुअली में उन्होंने ध्यान से पढ़ा समझा नहीं. मिली है वो माइक्रो नहीं है. क्लियर है. वो मिली है ना कि माइक्रो है. तो ये गलती ना करें आप. मिली माइक्रो म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है. अलग साइन है उसका. ये मिली वोल्ट. मिली वोल्ट का 10 टू द पावर -3 वोल्ट बिल्कुल सही है. मेजॉरिटी क्लास ने इसको सही किया. मैं एक बार श्रेष्ठ क्वेश्चन पूछा लास्ट वाला. मैं इसमें पूछता हूं. श्रेष्ठ इसमें डाउट क्या था. इसमें देखो क्यू निकाल लो पहले ना आई इंटू टी से. और क्यू इक्वल्स टू क्या होता है एन इंटू ई होता है. तो आप एन निकाल लो. आप श्रेष्ठ क्या डाउट है इसमें जल्दी से.
इवन से इन चैट ओनली ना, चैट में ही बोल दो ताकि हम आगे बढ़ सके। श्रेष्ठ श्रेष्ठ सूर्य, if saying something, बाकी लोग इस क्वेश्चन को करें, बाकी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी करें। लास्ट क्वेश्चन के बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज का। ओके राघवेंद्र सिंह सर साइड प्लीज, बिल्कुल। श्रेष्ठ में लास्ट में देख लेता हूं। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। वो 1.6 डिवाइडेड बाय 16 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा नीचे, वो 10 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -1 ही तो होगा। ये मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, मोर देन 1 करेक्ट। जल्दी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है अभी। यह आ गया, मैं देख लेता हूं एक बार। द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, मतलब इस टॉपिक से 18 लोगों ने रिप्लाई किया है अभी तक। जस्ट वेटिंग फॉर मोर। या ग्रेट, 22 लोगों ने रिप्लाई किया है। ओके चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन हैज रिप्लाइड सिवाय एक बंदे ने रिप्लाई नहीं किया अभी तक सर। देखते हैं, आई एम जस्ट एंडिंग द पोल और मैं पोल के रिजल्ट शेयर कर रहा हूं, ठीक है। इस पोल के रिजल्ट में सबसे मेजॉरिटी जो लोगों ने कहा है, 43% लोगों ने कहा है कि ए करेक्ट है, ठीक है। एंड सेकेंड मेजॉरिटी इज डी। ए और डी ये दो को लेके मेजॉरिटी है। सी जो कहा है वो सबसे कम लोगों ने कहा है। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, मैंने क्लास में नोट्स लिखवाया था कि पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल जाता है, पर नेगेटिव चार्ज कैसे जाएगा, लोअर टू हायर। तो क्या इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर जाएगा क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉन ए ऑप्शन का इनकरेक्ट है। इलेक्ट्रॉन हमेशा लो टू हाई जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है। क्या सबको क्लियर है? चैट में मुझे बताओ, क्या ये क्लियर है ए और बी के बीच में ए नहीं होगा बी होगा? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? क्या सबको ए और बी में क्लैरिटी है कि इसका आंसर क्यों बी होगा, ए नहीं होगा? एक एक करके समझते हैं। सीडी में बात करें, सीडी सबको पता था, किसी ने सी बोला ही नहीं है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो करंट के ठीक ऑपोजिट होता है। कोई बात नहीं विका, कोई बात नहीं है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो करंट के डायरेक्शन के ठीक ऑपोजिट होता है, तो बी के बाद कौन सा होगा, डी होगा। क्या सबको समझ में आ गया है? आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, दैट्स ओम्स लॉ, ठीक है। काफी क्वेश्चंस हमने किए, अब क्वेश्चन टॉपिक पढ़ने के बाद करेंगे और मजा आएगा, ठीक है। अब कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं ओम्स लॉ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन शेयर, बोर्ड देखते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ की। ये ओम्स लॉ क्या था, तो लास्ट क्लास हमने इसको शुरू किया था। ओम्स लॉ बेसिकली जो था वो क्या था कि सिंपल सी बात कही कि मान लीजिए एक कंडक्टर है, मान लीजिए एक कंडक्टर है, हमने एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया, ठीक है। और इस कंडक्टर को अगर देखते हैं तो इस कंडक्टर को हमने लेंथ और एरिया सब कांस्टेंट रखा है और टेम्परेचर भी हमने कांस्टेंट रखा है। और हमने क्या किया, कंडक्टर के क्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। क्लियर है? हमने कंडक्टर के क्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया V का। तो सिंपल सी बात है कि उस कंडक्टर के क्रॉस जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा। यही है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का सिंपल स्टेटमेंट अगर कोई लिखना चाहे तो सिंपल स्टेटमेंट क्या होगा, देखते हैं। ओम्स लॉ,
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। देखो देखते हैं, इट स्टेट्स दैट current through the conductor is directly proportional to voltage, या सिंपल कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस across it, keeping length, area and temperature of conductor constant। ये तभी बात करेंगे जब इस कंडक्टर का ना लेंथ चेंज हो रहा हो, ना एरिया चेंज हो रहा हो, ना ही टेम्परेचर चेंज हो रहा हो। अगर ये तीनों चीजें चेंज नहीं हो रही हो तो हम सिंपल कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या ये सबको क्लियर है स्टेटमेंट? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कहना सरासर गलत स्टेटमेंट है। सिंपल कह देना कि करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यहां तक का स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कीपिंग टेम्परेचर लेंथ एंड एरिया कांस्टेंट। ये सब चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कोई कांस्टेंट आ जाएगा, I एक कांस्टेंट आ जाएगा R। इस R को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। याद करो ग्रेविटेशन में पढ़ा था, G आया था। जैसे ग्रेविटेशन में G आया था वैसे ही यहां पे R आया है, और R क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये कांस्टेंट है पूरी तरीके से। तो R को लिखते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या इसको नाम देते हैं रेजिस्टेंस। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? V इक्वल्स टू IR, ये फॉर्मूला है अपना। आज के बाद VIR के बीच का रिलेशनशिप याद रखना है, और R इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। अब थोड़ा सा ना रेजिस्टेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं और फिर क्वेश्चंस पे जंप करेंगे, ठीक है? देखते हैं। और इसमें खूब क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड्स में तो काफी क्वेश्चन आता है इसमें। ये बोर्ड्स का ना फेवरेट टॉपिक है, स्टेटमेंट लिखवाना है वगैरह ये सब। तो V इक्वल्स टू IR हो गया। तो मैं बात करूंगा अब रेजिस्टेंस की। कोई आपसे पूछता है कि बताओ ये रेजिस्टेंस क्या चीज है? कोई आपसे पूछता है कि बताओ ये रेजिस्टेंस क्या चीज है, तो आप बोलते हो कि रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, सिंपल जो करंट के फ्लो में कंडक्टर हमारे लिए हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है, हिंड्रेंस का मतलब रुकावट प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी इट कैन बी डिफाइंड एज, इसका डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी डिफाइंड एज टेंशन, मतलब सब नोट्स में होगा, क्लियर कट होगा, आज सब मिल जाएगा सारा नोट्स अब तक का। इट कैन बी डिफाइंड एज हिंड्रेंस provided by the conductor in flow of current, ठीक है? R इक्वल्स टू क्या होता है? तो V अपॉन I होता है। इसका यूनिट कोई पूछता है तो क्या करेंगे? यूनिट होता है इसका ओम, इसका यूनिट होता है ओम। ये क्वांटिटी कैसी है? ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी है, सोचना ही नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? तो आर है, यूनिट क्या है इसका? ओम है। सबको क्लियर है क्या इतना? इट कैन बी डिफाइंड एज हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय द कंडक्टर इन फ्लो ऑफ करंट। हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट, ठीक है? आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, यूनिट क्या होता है? ओम। बिल्कुल सही कह सकते हैं मेधावी। टेंडेंसी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। सिंपल,
टेंडेंसी ऑफ द करंट। श्रेष्ठ सिंह सर, हाउ रेजिस्टेंस कैन बी कांस्टेंट इफ वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज? बिल्कुल श्रेष्ठ, मैं बात करूंगा रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के बारे में हम डिटेल में बात अभी करना शुरू ही किया है अभी तो हमने। ठीक है, तो क्या यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, मैं रेजिस्टेंस का डेफिनेशन बताने के बाद मैं हमेशा बताता हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर है? अगला टॉपिक अपना है ग्राफिकल, ओम्स लॉ को ग्राफ के फॉर्म में कैसे शो करेंगे। इतना पढ़ने के बाद क्वेश्चंस करेंगे हम लोग ओम्स लॉ पे, उसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही वाजिब है कि ग्राफ के फॉर्म में कैसे शो करेंगे, तो देखते हैं। ठीक है, ये VI का ग्राफ है। ठीक है, याद रखिएगा ओम्स लॉ का रिप्रेजेंटेशन है ये। ओम्स लॉ यही कहता है कि जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। क्लियर है? और सिंपल सी बात है कि ये जो लाइन बना है, ग्राफ बना है, इसका स्लोप जो होता है, इसका जो स्लोप होता है, इसी को कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। कितने लोगों को क्लास में स्लोप के बारे में पता है? जल्दी बताओ मुझे, चैट में बताओ कितने लोगों को क्लास में स्लोप के बारे में पता है। मैं रिपीट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोगों ने क्लास में, कितने लोगों ने स्लोप का नाम सुना है, ये बताओ मुझे। कितने लोगों ने स्लोप का नाम सुना है और यह जानते हो स्लोप क्या होता है? नहीं जानते हो? दोबारा बताऊंगा। हैव हर्ड, डोंट नो। एक बंदे को भी नहीं पता, मैं तो बताऊंगा, ये बताऊंगा। चलो, नहीं पता है एक बंदे को, तो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं। देखो क्या होता है, ये ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ है तो स्लोप क्या होता है? तो मान लेते हैं हमने क्या देखा, हमने देखा कि I1 करंट जब है उस वक्त वोल्टेज कितना है? V1 है। क्लियर है? और हमने क्या देखा कि जब I2 करंट है उस वक्त वोल्टेज क्या है? V2 है। क्लियर है? सबको देख लो भाई, तुरंत यूज होने वाला है, अभी तुरंत यूज होने वाला है। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई आपसे इसे स्लोप पूछता है तो स्लोप का मतलब होता है चेंज इन वाई एक्सिस बाई चेंज इन एक्स एक्सिस। सिंपल क्या याद रखना है? स्लोप इक्वल्स टू चेंज इन वाई एक्सिस बाई चेंज इन एक्स एक्सिस। जो भी हो वाई में, जो भी हो एक्स में। यहां पे चेंज वाई में क्या है? यहां पे है चेंज इन वोल्टेज, और एक्स में क्या है? चेंज इन करंट। क्या सबको क्लियर है? स्लोप का मतलब होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो तो मैं थोड़ा और इसको बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री अभी हुआ नहीं होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल दूंगा उसका। तो स्लोप होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, यानी चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। सबको क्लियर है? स्लोप यही होता है स्लोप, और इसकी वैल्यू होती है रेजिस्टेंस। याद रखिएगा कि स्लोप ऑफ VI कर्व गिव्स रेजिस्टेंस। याद रखना है, स्लोप क्या होता है? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, और इसका जो स्लोप देता है वो क्या होता है? वही होता है रेजिस्टेंस। तो कभी ग्राफ से भी आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने को दिया जा सकता है। इसको समझ लो। इसको समझ जाते हो तो यस करो। इसके बाद हम थोड़ा इसके बारे में और बात करेंगे कि कैसे पता चलेगा स्लोप ज्यादा है कि कम है। ये भी तो पता होना चाहिए ना। क्या ग्राफ देख के बता सकते हैं कि स्लोप ज्यादा है कम है? कुछ नहीं होता एरिया अंडर। पावर कहते हैं मेधावी, पावर कह सकते हैं, बट वो भी उतना एक्यूरेट नहीं है। चलो, तो एक बात समझ गए स्लोप क्या होता है, और VI कर्व का जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस होता है। क्लास 9 में बहुत यूज किया होगा मोशन में कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप वेलोसिटी होता है। आपने पढ़ा है आपने? ठीक है। अनुराग इज सेइंग कि इसका सर स्लोप हमेशा स्ट्रेट होता है। गलत स्टेटमेंट अनुराग। इसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहता है। याद रखिएगा, कोई ग्राफ अगर स्ट्रेट बन रहा है, इसका साफ मतलब है कि इसका स्लोप कांस्टेंट है। क्लियर है? तो ये भी ग्राफ, VI ग्राफ क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब कि स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। खैर चलो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो कैसे डिटरमाइन करें स्लोप ज्यादा कम, कैसे क्या होता है? देखते हैं। दो ग्राफ्स हैं, V है और ये I है। ये ग्राफ 1 है और ग्राफ 2 है। क्लियर है?
ठीक है, तो सबसे बड़ी बात कि याद रखिएगा वीआई ग्राफ में जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका स्लोप भी ज्यादा होगा। अब बताओ किसका एंगल ज्यादा है? क्या कह सकते हैं 2 का एंगल ज्यादा है तो उसका स्लोप भी क्या है 1 से ज्यादा है। क्लियर है क्या? R2 इज ग्रेटर देन R1। सबको क्लियर है क्या? वीआई कर्व में अगर स्लोप देखना सिंपल कह सकता हूं मैं, R2 R1 बोलो, स्लोप ऑफ second graph is greater than slope of first graph। तो कह सकते हैं resistance of 2 is greater than resistance of 1। क्या सबको क्लियर है? R2 is greater than R1। क्लियर है? VI कर्व रवि रंजन सिंह लिटिल मोर डिस्कस। रवि रंजन बता सकते हो क्या आप ग्राफ के बारे में थोड़ा और डिस्कशन चाहते हो? मैं थोड़ा और डिस्कशन कर देता हूं, एज पर एक्सपेक्टेड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ में अगर आप देखो ये एक तरीका हुआ कि आप एंगल देख सकते हो, जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ज्यादा स्लोप होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा श्रेष्ठ ने कैसे ज्यादा हुआ, मैं ये भी बता देता हूं, चलो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल देखिएगा। मेरा ये लास्ट समरी है ग्राफ को लेकर, सब लोग ध्यान से देखो। ठीक है, चलो V1 I2 V2। ठीक है, मान लेते हैं कि यहां से एंगल थीटा बन रहा है, तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सिंपल स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। क्लियर है? यहां पे वाई वी और एक्स के में ये है, तो ये हो गया चेंज इन वाई और ये क्या होता है चेंज इन एक्स। अगर इस ट्रायंगल को देखते हो तो क्या इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं हो रहा है क्या? क्या इस ट्रायंगल में स्लोप को tan थीटा भी कह सकते हैं क्या? जल्दी से यस अगर समझ में आ रहा है तो। मैंने बोला स्लोप तो चेंज इन वी अपॉन चेंज इन आई है ही, लेकिन क्या स्लोप को tan थीटा भी कह सकते हैं क्या? सिंपल बोला ना, ग्राफ को देखो, फिगर को देखो, ये थीटा है तो ये भी थीटा था। मैं बोला ये परपेंडिकुलर हो गया, ये V1 से V2 में चेंज यही ना, करंट में चेंज यही ना, तो चेंज V2 माइनस V1, और ये क्या है चेंज इन करंट। क्लियर? हाँ, श्रेष्ठ सेइंग की ज्यादा नहीं जानते हैं, तो ये सिंपल याद रखना, जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ही ज्यादा tan थीटा का वैल्यू होगा और उतना ही ज्यादा स्लोप होगा, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। क्लियर है क्या? जितना ज्यादा एंगल उतना ही ज्यादा tan थीटा का वैल्यू होगा, उतना ही ज्यादा स्लोप का वैल्यू होगा और उतना ही ज्यादा क्या होगा रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा। क्या सबको क्लियर है? अंश जल्दी से, मैं कह रहा हूं क्या ये कॉन्सेप्ट स्लोप का क्लियर है? इतना नहीं स्लोप करना यहां पे तो सिंपल ग्राफ देख के आपको रेजिस्टेंस बताना होगा। नहीं आएगा तो क्वेश्चन 2 करवाएंगे ना, उसमें समझ लेते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं। लास्ट में 2 क्वेश्चन कराऊंगा इस पे। तो चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट क्या क्या पढ़ा है? V इक्वल्स टू IR और VI का कर्व, यही 2 चीज पढ़ा है और इन दोनों पे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन हो गया तो मतलब समझ में आ गया है। जल्दी से, कोई पोल नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, आंसर्स आने लगे हैं। 2 आंसर आ चुके हैं, ग्रेट। मेधावी आंसर आ चुका है, अगला आंसर आ चुका है। अमन, ठीक है। आयशा, आयशा समझ में आया क्या? आयशा, आयुषी, आयुषी समझ में आ गया है? आयशा, आयशा इज देयर? आई डोंट थिंक। ओके,
ग्रेट, अभी तक जितने आंसर आए सबके सही हैं, बिल्कुल सही। V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर है, बिल्कुल सही है। आई थिंक ऑलमोस्ट काफी लोगों ने रिप्लाई कर दिया है। V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, अपने पास R निकालना है, R इक्वल्स टू V अपॉन I। R कितना है हमारे पास? हमारे पास R की वैल्यू है, सॉरी R की वैल्यू निकालनी है हमें, V है अपने पास 60 बाई 0.5 इंटू क्या हो जाएगा 10, 5 टू जा 10, 120 ओम। सबको आ गया है क्या? क्या है सबको क्लियर? आगे बढ़ते हैं ना अपन। अच्छा, पोल रिजल्ट अभी तक शेयर्ड है क्या? अच्छा, मैं हटा देता हूं, चलो हटा दिया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो पोल ऑन करेंगे अगेन, जल्दी करते हैं फिर से। क्वेश्चन देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम देता हूं। या चलो, Yeah, got 2 replies. Good speed. अभी तक 3 रिप्लाई आए हैं, तीनों अलग अलग आंसर है। थोड़ा और जल्दी कर सकते हैं, 1 मिनट मोर। गुड, ग्रेट, 15 लोगों ने रिप्लाई कर दिया है। बिल्कुल मेधावी, सही है। अनुराग सिंह, पोल रिजल्ट को रिमूव कर दिया, आई थिंक कर दिया है अनुराग। ओके चलो, आई थिंक 21 पीपल हैव रिप्लाइड टिल यट। 21 लोगों ने रिप्लाई कर दिया, 22, वेरी गुड। 23 लोगों ने रिप्लाई, ऑलमोस्ट एवरीवन हैज रिप्लाइड। चलो ग्रेट, 24 सबने रिप्लाई कर दिया। सो जो सबका रिप्लाई है मैं उसको शेयर कर देता हूं थोड़ा सा। आई एम शेयरिंग यू। सो आंसर द क्वेश्चन का जो आंसर है, 44% लोगों ने कहा है कि डी होगा, ठीक है, और 32% लोगों ने कहा है कि बी होगा, ठीक है। दैट्स 20% हैव सेड सी एंड 8% यानी 2 लोगों ने कहा है डी। तो 11 लोगों ने डी कहा है। देखते हैं कौन सा आंसर होगा, ठीक है। चलो जस्ट चेकिंग। तो बोर्ड की तरफ देखते हैं, 40 वोल्ट है और 100 मिली एम्पियर है। देखते हैं 40 वोल्ट, V अपना कितना है 40 वोल्ट, और करंट कितना है 100 मिली एम्पियर। मैं अगर इसको लिखूंगा 100 मिली एम्पियर को, तो 100 इंटू 10 to the power minus 3 एम्पियर, that will get into 10 to the power minus 1 एम्पियर। चलो R क्या होगा, V अपॉन I। V कितना है अपने पास 40, I कितना है 10 टू द पावर माइनस 1, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 इंटू 10 टू द पावर 1, दैट विल बी 400 ओम। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, नन ऑफ दीज। बोलोगे इतना मेहनत से क्वेश्चन दिया इसीलिए कि नन ऑफ दीज हो जाए, बट हाँ यही आंसर है 400 ओम। कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज, यानी डी ऑप्शन। क्या सबको समझ में आ गया है? आगे बढ़े। क्या सबको समझ में आ गया है? अगर आ चुका है तो क्यों ना अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो सब लोग।
जितना ज्यादा क्वेश्चन कर सके हम लोग क्लास में। और ये जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं सारे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट सबका भेज दूंगा ग्रुप पे, ठीक है? तो आप इस सब क्वेश्चन को दोबारा भी प्रैक्टिस कर सकते हो बाद में जाके, ठीक है? आई एम जस्ट ओपनिंग द पोल। मुझे ना इसका आंसर भी सही चाहिए आप लोगों से थोड़ा। चलो कर दिया पोल लॉन्च जल्दी। जो कॉन्सेप्ट पढ़े उस पर खूब सारे क्वेश्चन करें, यही मकसद होना चाहिए। गुड, ऑल पीपल गिविंग सेम आंसर। फिर 10 लोगों ने रिप्लाई किया और 10 ने एक ही रिप्लाई किया। दैट्स गोइंग वेरी गुड। चलो गुड, वेरी गुड। वेरी क्विक रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। वेरी गुड। नेक्स्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड और सब लोग रिप्लाई करें। बिल्कुल सही मेधावी, बिल्कुल सही। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अदर आंसर। बिल्कुल राघवेंद्र, मैं सारे क्वेश्चन अभी तुरंत ग्रुप पे डाल दूंगा पीडीएफ फॉर्म में। बहुत अच्छा। आई एम जस्ट स्टॉपिंग इट, एंडिंग द पोल। काफी अच्छा रिप्लाई किया आप लोगों ने, 22 लोगों ने रिप्लाई किया अभी तक। और जो नहीं भी कर पाए वो भी वो सही करते, माइट बी शेयरिंग द रिजल्ट। ग्रेट। 20 लोगों ने कहा है कि इसका आंसर सी होगा, मात्र एक बंदे ने कहा है कि इसका ए होगा, एक बंदे ने कहा है बी होगा। फुल मेजॉरिटी कहती है कि सी होगा। चेक करते हैं। तो अपने पास वोल्टेज दिया गया है 230 और रेजिस्टेंस दिया गया है फिर 25 देखते हैं। वोल्टेज अपने पास है 230 वोल्ट और रेजिस्टेंस दिया गया है 25 ओम। सबको करंट पता है, करंट क्या होता है? V अपॉन आर। V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो क्या होगा? V अपॉन आर। क्या होगा? V 230 अपॉन 25, ठीक है? 5 5 या 25, 5 4 या 20, 46। इसको और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9.2 एम्पियर। क्या सबको क्लियर है? जिन दो लोगों ने गलत भी किया था उनके लिए क्या क्लियर है? इट्स 9.2 एम्पियर। सबको समझ में आ गया है? शुभम, मेधावी सिंह यस, पीयूष वेट, पूरी क्लास ने ऑलमोस्ट सही आंसर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट गिविंग यू नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग सिर्फ ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं। चलो ये नो पोल आउट हियर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये तो बहुत जल्दी बन जाना चाहिए। आई थिंक अब आंसर आना चाहिए। एग्जैक्टली, गुड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोगों ने, 12 लोगों ने सही रिप्लाई किया, 13 14। ग्रेट। किसी का आंसर वेरी भी नहीं किया है। आई डोंट वांट कि अब इसको रिपीट करूं। सिंपल, अपने को रेजिस्टेंस पता है, करंट पता है, सबने क्या किया है? 1000 ओम है इंटू 0.25 एम्पियर, सबने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर 250 वोल्ट है। मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। किसी को डाउट नहीं है? किसी को डाउट है तो बस बता दो। बिल्कुल सही, अदरवाइज आई वोंट डिस्कस। सबके आंसर सही है। क्लियर है क्या? शुभम सिंह डाउट, शुभम डाउट है क्या? शुभम सिंह क्या डाउट है क्या? अदरवाइज पुट समथिंग इन चैट, चैट में बता दो, है तो मैं बता देता हूं।
ओके चलो, नो कहा था, नो डाउट। चलो मैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये बताओ, पिछले दोनों कॉन्सेप्ट का मिक्सचर है। मैं पोल को ऑन कर रहा हूं। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला गया है बस। मुझे उम्मीद है कि आई विल गेट 100% रिस्पॉन्स इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। काफी आंसर्स आ चुके हैं अभी तक। 17 रिप्लाई आ चुके हैं। 18, आई वुड से 19। और स्प्लिट वोटिंग है 20। जस्ट वेटिंग फॉर लास्ट 15 सेकेंड्स। गुड। चलो सिर्फ 2 लोग बचे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। डन। चलो मैं क्लोज कर रहा हूं पोल को। ओके, आई एम शेयरिंग यू द रिजल्ट। रिजल्ट देखते हैं और फिर देखते हैं कहां गलती हुई है। ठीक है, रिजल्ट इज मेजॉरिटी सेइंग ए। मेजॉरिटी तो ए कह रहे हैं, ठीक है, बट 28% पीपल हैव सेड सी आल्सो। और एक बंदे ने डी भी कहा है। क्या मतलब, कौन सा आंसर सही है, चेक करते हैं। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि पहले तो क्वेश्चन है नंबर ऑफ कूलम्स पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस पर सेकेंड। ये सिंपल और सिंपल करंट पूछा जा रहा है। करंट होता क्या है, Q अपॉन टी। तो करंट क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ कूलम्स एंड नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो सिंपल आपको करंट पूछ रहा था। अब आपको V पता है, आपको R पता है, तो करंट में क्या दिक्कत है। ये अंडरस्टैंडिंग में गलती क्यों हुई। तो R इक्वल्स टू अपने पास 4 ओम है। R इक्वल्स टू 4 ओम है अपने पास। V अपने पास 2 वोल्ट है। तो I आ गया ना, V upon R, that's 2 upon 4, that's 1 by 2, that's 0.5 एम्पियर। या 0.5 लिखा हुआ है आंसर। क्या सबको क्लियर है, सबको समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं अपन। ये जो गलती हुई है आगे नहीं होनी चाहिए, बस क्वेश्चन को पढ़ने में गलती हुई है थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो, ये चलो क्वेश्चन बताओ, थोड़ा आप उसका यूज करते हैं लॉजिक का। सर अब क्यू बाय आई, क्यू बाय टी भी यूज करेंगे, हाँ बिल्कुल। चलो गुड, क्विक रिस्पॉन्स, अच्छा रिस्पॉन्स है। फर्स्ट एंड सेकंड में 8 लोगों के रिप्लाई आया है। थोड़ा क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लो। 14 people have already replied. Last 20 seconds.
18 people have replied. Replied. Twenty have replied. चलो 21. Last 10 seconds. I would close the poll. जब 2 लोग बचे में हैं. चलो आई एम क्लोजिंग द पोल. 25. ओके चलो मैं पोल शेयर कर रहा हूं. इस पोल का जो रिजल्ट है वो 64% लोगों ने डी का है. मेजॉरिटी तो डी के साथ है, बट 6 लोगों ने सी बी का है, 3 लोगों ने बी बी का है, 9 लोगों ने. तो देखते हैं कि 16 लोग सही हैं या वो 6 और 3 लोग सही हैं. मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं. मैं इस क्वेश्चन को ना मेथड से बनाना चाहता हूं. ये आपके स्कूल के एग्जाम में आएगा ना, तो आप फिर क्या करोगे. ठीक है, तो देखते हैं. ठीक है, सिंपल देखते हैं. क्वेश्चन में दिया है इनिशियली लेते हैं. पहले V था, I था और R था, तो V इक्वल्स टू क्या था, I इंटू R. पता नहीं. फाइनली देखते हैं. वोल्टेज में कोई चेंज नहीं करना है. ठीक, जो रेजिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया है. तो क्वेश्चन पूछ रहा है करंट का क्या होगा. अपने को करंट का पता नहीं है, वोल्टेज चेंज नहीं करना है और रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया है. 2 लॉजिक दिए गए. तो क्या फिर से लगा सकते हैं क्या, V मस्ट बी इक्वल्स टू I नॉट इंटू R बाई 2. क्लियर है. इस केस में V इक्वल्स टू IR है, इस केस में V इक्वल्स टू I नॉट R बाई 2 है. दोनों को इक्वेट कर दें क्या होगा. R कैंसिल हो गया. I नॉट इक्वल टू कितना हो गया, 2 टाइम्स I हो गया. क्या देखो, आपको देख के लग रहा है कि वोल्टेज कांस्टेंट रेजिस्टेंस हाफ करेंगे तो करंट बढ़ जाएगा. सोचने में बहुत अच्छा है, पर एग्जाम में एक्सप्लेनेशन ऐसा जाना चाहिए. इनिशियली वोल्टेज वाज V, करंट वाज I, रेजिस्टेंस वाज R, तो V इक्वल्स टू IR. ठीक है. फाइनली वोल्टेज रिमेनिंग सेम, करंट लेट करंट भी I नॉट और रेजिस्टेंस कितना बोल रहा है, हाफ हुआ है. तो आप लिखेंगे क्या, V इक्वल्स टू I नॉट R बाई 2. फाइनली इक्वेट करके I नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डबल 2 इंटू I, यानी डबल. तो मेजॉरिटी लोगों ने आंसर सही दिया है, बट एग्जाम में आंसर इसको ऐसे लिखना होगा हमें. क्लियर है. अनुराग इज आस्किंग, क्वेश्चन में लेता हूं. एक सेकंड, एक तो क्वेश्चन अनुराग का लेते हैं, फिर दोबारा समझा देता हूं मैं. सर V इज डायरेक्टली टू I, सो वैसे भी आसानी से बन जाएगा. पर एक क्वेश्चन में V डायरेक्टली टू I की बात नहीं हो रही है. यहां पे V कांस्टेंट रखना है और रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं. तो ओम्स लॉ पे बेस नहीं है, ओम्स लॉ का सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है, यहां पे वोल्टेज चेंज ही नहीं होने दे रहे और रेजिस्टेंस को चेंज कर रहा है. ठीक है ना. तो यहां पे ध्यान देना था कि अपने को उस लॉजिक को लगाना है. ठीक है, एक्स रे का भी बना सकते हैं, बिल्कुल विश्वास, कोई दिक्कत नहीं है. मैं एक सेकेंड, I1 बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. निखिल मैं दोबारा समझा दो. निखिल मैंने बोला, एक सेकेंड रुक जाओ. सर हाफ नहीं हो सकता क्या, हाफ नहीं होगा ना. देखो ना कैसे, मैं लॉजिक से जा रहा हूं ना. मैं कह रहा हूं कि शुरुआत में अगर वोल्टेज V था, I था, R था, शुरुआत की स्थिति ऐसी, तभी डबल हाफ तो उसी पे होगा, किसी ना किसी पे. V इक्वल्स टू I. फाइनली कह रहा है कि वोल्टेज में कोई चेंज नहीं कर रहा, कीपिंग पोटेंशियल सेम. ठीक है, रेजिस्टेंस इज हाफ्ड, रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया है. एंड करंट इज, व्हाट विल बी द चेंज इन करंट, करंट क्या होगा. ठीक है, नहीं क्वेश्चन युविका, दैट्स क्वेश्चन इज चेंजिंग ना. मैं इसको मैं समझा देता हूं. तो अब हमने क्या लगाया, V इक्वल्स टू I नॉट इंटू R बाई 2. अब हमने क्या किया, V इक्वल्स टू इतना है, V इक्वल्स टू इतना, दोनों को इक्वेट कर दिया. तो I नॉट जो फाइनल करंट है वो क्या आया, 2 इंटू I. खैर, युविका ने क्वेश्चन पूछा, मैं उसका जवाब देता हूं पहले. सर इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ देन करंट आल्सो गेट, नहीं, अगर युविका आप जो कह रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ और करंट भी हाफ, इसका मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए. ऐसा क्वेश्चन में दिया होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है. क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ओम्स लॉ को तो यूज तो कर रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है. ठीक है, वो रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, कीपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट. क्लियर है क्या, इसीलिए कह रहा हूं पोटेंशियल गेट हाफ ओनली व्हेन रेजिस्टेंस इज इक्वल, से इज रिमेंस कांस्टेंट. क्या सबको आया समझ में, इसमें डाउट है, किसी को डाउट है इसमें तो बताओ. अभी भी कह रहा हूं कि फॉर्मूला इज V इक्वल्स टू I, रिलेशनशिप है. मैं कह रहा हूं
कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ओके रुक जाओ, क्या अभी वॉइस आ रहा है सबको? ओके चलो जल्दी समझ लो। मैं कह रहा हूं कि अगर a इंटू बी कोई दो नंबर है और इसका प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट रहता है तो आप यही बोलते हो ना कि अगर इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो a को बढ़ाओगे तो b क्या होगा? घटेगा। a घटाओगे तो b क्या होगा? बढ़ेगा। a को डबल करोगे तो b क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक। वही स्थिति यहां भी है। यहां पे v इक्वल्स टू वाई आर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज नहीं करना है। मतलब इनका प्रोडक्ट क्या, आई और आर का प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट है। तो आई बढ़े, आर बढ़ेगा तो आई घटेगा, आर घटेगा तो आई बढ़ेगा। आर हाफ हो रहा है तो आई क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्या सब आ गया समझ में? आयुषी, आयुषी अगर आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूं। दो क्वेश्चन और है मैच करने को। मैं जस्ट छोटे छोटे दो क्वेश्चन करवाऊंगा अभी। आयुषी डाउट था आपको? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ग्राफ वाला क्वेश्चन करेंगे ना। चलो ग्राफ वाला क्वेश्चन जल्दी कर लेते हैं। स्लोप बताना है। वी आई का कर्व दिया है। वी आई के ग्राफ का स्लोप जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है। मैं पोल को ऑन कर रहा हूं। टेक योर टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटे छोटे दो क्वेश्चन बचे हैं अब सिर्फ। आज जो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया है सब पे बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। या गुड, 10 people have replied, but सब लोग ना फिगर को ध्यान से देखो। सब लोग, अगर वो फिगर क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है तो इस फिगर को सब लोग ध्यान से देखो। सब लोग को अगर वो फिगर क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है तो इस फिगर को देखो, शायद इससे जल्दी बन जाए क्वेश्चन। 22 लोगों ने रिप्लाई किया है, वैसे नॉट बैड। 24 लोगों ने सॉरी रिप्लाई किया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सब कुछ समझ में आ चुका है कि इस केस में स्लोप क्या होगा? चेंज इन v अपॉन चेंज इन i। आर क्या होगा? चेंज इन v अपॉन चेंज इन i। v में कितना चेंज है? 3 से 6 गया है। और करंट में उसके लिए कितना चेंज है? 5 से 10 गया है। क्या सबको आ रहा है क्या 3/5 ओम? ऑप्शन देख लेता हूं मैं। 22 लोगों ने रिप्लाई किया है, एक ही आंसर। क्या सबका सब 22 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है? आंसर जो आप लोगों ने दिया 3/5 ओम। क्या सबको लॉजिक समझ में आ गया है? क्या लॉजिक में किसी को दिक्कत है क्या? इट शुड बी एग्जैक्टली।
युविका सिंह, नो सर, युविका मैं कह रहा हूं ग्राफ को बोर्ड पे देखिए, ठीक है, जिसको भी लॉजिक में दिक्कत सब सही तो बना दिया सब लोगों ने, पर थोड़ा सा ना बोर्ड की तरफ देखते हैं। मैं कह रहा हूं कि 5 एम्पियर जो है वो 3 वोल्ट पे है और 6 वोल्ट पे 10 एम्पियर है। मैं कह रहा हूं कि मान लो इसके बीच में मेरे को इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो हमेशा क्या देखते हैं, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। तो चेंज इन वाई एक्सिस कितना है, 3 से 6 गया तो कितना है, और चेंज इन एक्स 5 से 10 गया तो कितना है, 5। तो क्या रेजिस्टेंस निकाल लोगे, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। तो क्या होगा, 3/5। क्या क्लियर है सबको, सबको क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन आज का। ये तो मुझे लगता है आप सबको सही बताना चाहिए। I'm just launching another poll. Last question of the day. थोड़ा सोच समझ के बनाए इसको। ग्रेट, अभी तक हमारे पास 11 रिप्लाई आ चुके हैं। दावी, ह्यू, जो तो फलेंगे करेक्ट होना चाहिए, कुछ नहीं ऐसी गलती मिसप्रिंट होगा। सो रिप्लाई तो काफी आ चुका है मेरे पास, बट स्टिल थोड़ी जल्दी में भी लग रहे हो आप लोग। 22 लोगों ने तो रिप्लाई कर दिया, 84% पीपल रिप्लाइड, लेकिन बहुत स्प्लिट वोटिंग है। अगेन 4 लोग जो बच्चे हैं वो भी रिप्लाई कर रहे हैं, वो 2 में 1 मिनट टाइम ले लें, 30 सेकंड टाइम ले लें, उनको लगता है वेट। 24 लोगों ने, मात्र एक बंदा ने रिप्लाई नहीं किया, मैं उसके लिए वेट कर रहा हूं सिर्फ। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 1 पर्सन, या जस्ट उसने भी रिप्लाई कर दिया, तो आई एम एंडिंग द पोल। चलो, ये है रिजल्ट पोल का। सो मेजॉरिटी पीपल आर सेइंग बी and 56% saying B, but 44% people are saying C. तो कई लोगों ने जो B लगाया है, मैं उनके साथ जाता हूं और उनसे ही बात करता हूं पहले, ठीक है। सब लोगों ने कहा है कि अच्छा सर, आपने बताया था कि जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और इसके हिसाब से मैं जा रहा हूं अपने बी वाले ऑप्शन के साथ, लोगों के साथ। R1, R2 और R3, सिंपल सा उन्होंने लॉजिक लगाया है कि जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, यानी R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3। बट मैंने वो चीज VI ग्राफ के लिए बोला था, IV ग्राफ के लिए नहीं। अगर ये ग्राफ IV है तो ठीक ये ऑपोजिट हो जाएगा, और R3 विल बी ग्रेटर देन R2 देन R1, क्योंकि हमने जो बात किया था VI ग्राफ के लिए है, ये IV ग्राफ है। और अगर उसके हिसाब से देखते हो, VI ग्राफ से भी देखते हो, तो ये चेक करो कि I के एक्सिस के साथ कितना एंगल है। तो R1 का एंगल सबसे कम है, R2 का एंगल ज्यादा है, और R3 का एंगल सबसे ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा होना चाहिए, कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, R3 का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको बात समझ में आई? करेक्ट आंसर विल बी सी, नॉट बी। लॉजिक आपने वही लगाया जो क्लास में सीखा था, बट थोड़ा ध्यान देना भूल गया कि वो VI कर्व है ही नहीं, वो IV कर्व है। बिल्कुल बिल्कुल वही कह रहा हूं सर, ध्यान नहीं दिया होगा और कोई बात नहीं है, ध्यान देते तो क्लिक करते थोड़ा बहुत कुछ। प्रियंका, व्हाट आई एम सेइंग कि VI ग्राफ में आप जानते हो जितना ज्यादा एंगल है उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो VI ग्राफ में एक ये भी तो याद रखो कि एंगल देखते किससे थे, एंगल देखते थे I एक्सिस से, पर ये तो है ही नहीं VI ग्राफ, ये तो IV ग्राफ है क्वेश्चन में। क्लियर है? तो IV जब ग्राफ है तो क्यों ना देख लेते हैं कि R1 वाला I से एंगल कितना बना रहा है, θ1।
R2 वाला कितना बना रहा है θ2 और R3 वाला बना रहा है θ3, तो सबसे ज्यादा एंगल तो R3 बना रहा है, तो R3 का ही सबसे ज्यादा होगा। प्रियंका समझ में आया क्या? प्रियंका, गुड। सो आई थिंक we have completed the today's exercise. I hope कि क्लास में सबको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल के बारे में। हम कोशिश करेंगे कि इतना क्वेश्चन कर लें क्लास में कि हम पूरी तरह तैयार हो एग्जाम के लिए, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया हो। किसी को दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग फॉर टुडे, बस।